नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पे। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि डीआरडीओ ने बुधवार को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसमें 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने की इंडिजीनियस कैपेबिलिटी यानी स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया, जो 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है, पहले ही तैनात किया जा चुका है। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का पहला परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था। अब इसके बारे में डिटेल और जान लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने बुधवार को ओडिशा में समुद्र तट से शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम कदम आगे बढ़ाया है। यह परीक्षण करने के लिए पहले चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप स्थित लॉन्च पैड 3 से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट के रूप में दागी गई। इसके 4 मिनट बाद ही भद्रक जिले के धामरा में स्थित परीक्षण केंद्र से इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च की गई, जिसने टारगेट बनी पृथ्वी 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया। अब बात कर लेते हैं स्वदेशी नियंत्रण प्रणाली से किया गया है लैस इसको। इसमें क्या विशेष बात है? देखिए, AD-1 मिसाइल का लक्ष्य एक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए इसे स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली से लैस किया गया है। इसकी गति 5367 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंटरसेप्टर AD-1 को अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। कोई देश अगर लंबी दूरी से भारत पर मिसाइल दागता है तो भारतीय सेना या नौसेना उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों से निपटने में लगातार अपनी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। AD-1 के परीक्षण के लिए बालेश्वर जिला प्रशासन ने चांदीपुर के आसपास के 10 गांवों के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया था। साथियों, बात कर लेते हैं कि भारत की मिसाइल क्षमता क्या है और पहले कितनी थी, अभी वर्तमान में कितनी है। इसकी चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा अभी यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में लड़ाकू विमान से संबंधित उनकी जनरेशन के बारे में पूछा था, कौन सा लड़ाकू विमान किस जनरेशन का है। तो आइए अब जान लेते हैं भारत की मिसाइल क्षमता के बारे में। देखिए, मिसाइल और मारक क्षमता कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में, तो आप इससे जागरूक रहिए। आपको पूरी जानकारी इसकी रहनी चाहिए। अगर बात करें मिसाइल अग्नि 1 की, तो इसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर की है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की है। अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर की है और अग्नि 5 की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर की है। और अन्य मिसाइलों की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस की 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। धनुष की 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है। निर्भय की 1000 किलोमीटर की है। प्रहार की 150 किलोमीटर की मारक क्षमता है। पृथ्वी 1 की 150 किलोमीटर की मारक क्षमता है और पृथ्वी 2 की 350 किलोमीटर की मारक क्षमता है। शौर्य की 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। साथियों, अब हम लोग अपनी अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पे और ये गवर्नेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगा। 4-5 दिन पहले ये न्यूज पहले कवर की जा चुकी है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया है और भारत के अटॉर्नी जनरल को यह तय करने में सहायता मांगी है कि क्या अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए आपराधिक कार्यवाही से दी गई छूट के मामले में निष्पक्षता संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और कानून के समान संरक्षण को निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये आर्टिकल 361 हम लोगों ने पहले चर्चा की है, वही फिर से न्यूज को कवर किया है द हिंदू ने। और बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यालय के अधिकार और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 361 का पहला प्रावधान राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा अनुच्छेद 61 जो महाभियोग लगाया जाता, आपको ये मैं मान के चलता हूं आपको पता होगा, 61 संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के तहत आरोप की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नामित किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 361 का दूसरा प्रावधान यह मानता है कि प्रतिरक्षा यानी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, सेल्फ प्रोटेक्शन की, किसी व्यक्ति को संबंधित केंद्र या राज्य पर मुकदमा करने से नहीं रोक सकती है, तो इसलिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है।
इस न्यूज पर हम लोग और नजर बनाए रखेंगे, आप लोग भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई न्यूज चर्चा में लगातार होती है तो वो एक कहावत कही जाती है कि जो चर्चा में है वो पर्चा में होगा। जो न्यूज़पेपर में लगातार आएगी निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, प्रीलिम्स में और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में। अब हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसको द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पे कवर किया था। इस न्यूज को IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है और GS पेपर 2 के अंतर्गत ये कवर होगी। न्यूज ये थी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल यानी की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी घोषणा UK के विदेश सचिव डेविड लैमी की यात्रा के दौरान की गई है। जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल का समन्वय दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी NSA द्वारा मौजूदा और नए संवादों के माध्यम से किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि NSA प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित करेंगे और महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई तकनीकी पर सहयोग के लिए अनुन्यासितों की पहचान करेंगे, यानी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे उनकी पहचान करेंगे, जो बदले में दोनों देशों के बीच सार्थक प्रौद्योगिकी मूल श्रृंखला साझेदारी स्थापित करने में सहायता करेंगे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसको द हिंदू ने अपने पेज नंबर 14 पे कवर किया था इस न्यूज को और ये हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी ICMR ने तपेदिक यानी TB का पता लगाने के लिए एक किफायती, तेज और उपयोग में आसान परीक्षण तकनीकी के प्रसार पर कार्य करना शुरू कर दिया है। परिषद ने CRISPR-Cas आधारित TB डिटेक्शन सिस्टम के व्यवसायीकरण के लिए तकनीकी के हस्तांतरण के लिए संगठनों, कंपनियों और निर्माताओं से रुचि व्यक्त करने का आमंत्रण दिया है। ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ द्वारा विकसित इस तकनीकी को दुनिया की सबसे सस्ती TB परीक्षण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह बहुत कम लागत पर लार से DNA का उपयोग करके TB जीवाणु का पता लगा सकता है। यह प्रारंभिक लक्षणों के साथ जीवाणु की पहचान कर सकता है और यह 2 घंटे के भीतर 1500 से अधिक नमूनों का परीक्षण कर सकता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। TB से हर साल अनुमानित 4,80,000 भारतीय या हर दिन 1,400 से अधिक मरीज मरते हैं, उनकी जान चली जाती है और इसके अतिरिक्त देश में हर साल 10 लाख से अधिक लापता यानी मिसिंग, जो TB के केस पता ही नहीं चल पाते हैं, के मामले होते हैं जिन्हें अधिसूचित नहीं किया जाता है यानी नोटिफाइड नहीं किया जाता है। अधिकांश या तो यानी अनडायग्नोज होते हैं जिनका निदान नहीं किया जाता है, या निजी क्षेत्र में बेवजह और अपर्याप्त रूप से डायग्नोज्ड यानी निदान और उपचार या ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसको द हिंदू ने अपने पेज नंबर 20 पे कवर किया था इस न्यूज को और ये साइंस टेक सेक्शन के अंतर्गत शामिल होगी, जो GS पेपर 3 के अंतर्गत आएगा। एमपॉक्स एक संक्रामक रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। यह दर्दनाक दाने, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और बुखार का कारण बन सकता है। अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। मंकी पॉक्स वायरस की खोज डेनमार्क में वर्ष 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में हुई थी और एमपॉक्स का पहला रिपोर्ट मानव में देखा गया, जो DRC यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वर्ष 1970 में 9 महीने के बच्चे का था। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या कभी कभी जानवरों से लोगों में फैल सकता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 21 पे कवर किया था और ये पॉपुलेशन सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। GS पेपर 1 के अंतर्गत आएगी, सिलेबस में रखा गया है। न्यूज ये थी कि कर्नाटक के प्रमुख लिंगायत समुदाय की एक उपजाति पंचमसाली लिंगायत पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की श्रेणी 2A में शामिल किए जाने की मांग कर रही है। लिंगायत आधिकारिक तौर पर हिंदू उपजाति वीर शैव लिंगायत के रूप में वर्गीकृत है। 12वीं शताब्दी के दार्शनिक संत बसवन्ना के अनुयायी हैं ये लोग, जिन्होंने एक कट्टरपंथी जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें भगवान, विशेष रूप से भगवान शिव के साथ अधिक व्यक्तिगत भावनात्मक संबंध के पक्ष में रूढ़वादी अनुष्ठानिक हिंदू प्रथाओं को खारिज कर दिया गया था। आप जानते हैं कर्नाटक में लिंगायत समुदाय अक्सर चर्चा में रहता है। जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, वो इसी समुदाय से आते थे, लिंगायत समुदाय से आते थे। आज लिंगायत समुदाय कई उपजातियों का एक समामेलन है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इस न्यूज को PIB ने कवर किया था।
साइंस एंड टेक सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आएगी। हाल के दिनों में भारत की ट्रेनों के एक्सीडेंट के मामले बढ़ गए हैं, उसी से जुड़ी हुई न्यूज है ये। कवच को अब तक दक्षिण मध्य रेलवे रूट पर 1465 किलोमीटर और 144 इंजनों, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ब्रेक सहित पर तैनात किया गया है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली और अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने में विफल होने की स्थिति में स्वचालित ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्दिष्ट गति सीमाओं के भीतर चलाने में लोको पायलट की सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में भी सहायता करता है। कवच को स्वतंत्र सुरक्षा निर्धारक द्वारा उच्चतम स्तर की सुरक्षा अखंडता स्तर यानी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, जिसको शॉर्ट में SIL 4 के लिए प्रमाणित किया गया है और यह अपने गैर SIL सुविधाओं के माध्यम से ब्लॉक सेक्शनों और स्टेशनों पर चलाने वाली लाइनों पर ट्रेन की टक्कर की संभावना को कम करता है। इससे ट्रेन के एक्सीडेंट कम होंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है ये, जो आपके GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये थी कि वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 82वां स्थान मिला है, जिसके तहत भारतीयों को इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्यों सहित 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति होगी। वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं इन देशों में। यूके स्थित हेनले पासपोर्ट सूचकांक की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का पासपोर्ट अब बेहतर यानी 82वें स्थान पर है। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। सूचकांक में सिंगापुर टॉप पोजीशन पर है, जिसके नागरिकों को 195 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।